बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज के अहम इशूज़ पर बात करें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने अज़ खुद नोटिस लिया और चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने आज समाअत की। जो उनका अज़ खुद नोटिस था वो पंजाब और KPK में इलेक्शंस की डेट ना आने पर और इलेक्शंस का अभी तक डिले होने पर, चूँकि केयर टेकर सेटअप इसीलिए बनाया जाता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं, केयर टेकर सेटअप नहीं। लेकिन एक माह गुजरने के बाद भी अभी तक कोई ख़ास डेट केयर टेकर सेटअप की तरफ से नहीं दी गई। इस पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस मामले के अंदर कुछ थोड़ा सा इंटरवेन किया और मुशावरत करने की कोशिश की, जिस पर गवर्नर्स का कोई ख़ास रिस्पॉन्स ना आने पर 9 अप्रैल की एक बड़ी ख़ास डेट 9 अप्रैल की सदर पाकिस्तान ने दी। अप्रैल का महीना बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर, चूँकि अप्रैल के अंदर हमारे आइन को 50 साल होने वाले हैं। जो 73 में अप्रैल में आइन बना था उसको 50 साल होंगे। 9 अप्रैल को ही परवेज़ मुशर्रफ साहब का वाक़या और इमरान खान साहब का हुकूमत से जाना, ये बड़ी अहम वाक़यात हैं जो 9 अप्रैल को हुए थे और इसीलिए 9 अप्रैल की डेट को चूज़ किया गया सदर पाकिस्तान की जानिब से। इसके बाद इस मामले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस लिया और उनके सुओ मोटो एक्शन के बाद आज उस पर समाअत हुई। समाअत के अंदर चाह वो ये रहे थे कि आज ही इस बात को निपटाया जाए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से उन्होंने कहा कि हम कल दोबारा इस पर समाअत करेंगे और प्रॉब्ली इसको एज सून एज़ पॉसिबल इस मामले को किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे और आइन की बालादस्ती चाहते हैं हम, आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शंस का ऐलान किया गया और आइन और कानून के मुताबिक तमाम चीज़ें ही होनी चाहिए हैं, इसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। हमारे सामने बहुत से फैक्ट्स हैं और हम इसके मुताबिक डिसीजन लेंगे। कुछ अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जस्टिस जमाल साहब ने कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ़ किया अंदर और ये कहा कि ये अज़ खुद नोटिस बनता नहीं है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने ये कहा कि हमारे सामने 2 असेंबलियों के स्पीकर की दरख्वास्त मौजूद है और उनकी दरख्वास्त के बाद ही ये सुओ मोटो एक्शन लिया गया है और इस पर इसीलिए जो है हम चाह रहे हैं कि इसको एज सून एज़ पॉसिबल किसी ना किसी कोई ना कोई चीज़ डिसाइड की जाए इस पर। और आज का वक्त कम होने की वजह से कल भी इस पर समाअत की जाएगी, ये कहकर कल तक के लिए इस केस को एडजर्न किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस पे फैसला जल्द होना चाहिए, टाइम बाउंड केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के अंदर लीडर्स ने यहाँ पे गिरफ्तारियाँ दी। कल चेरिंग क्रॉस लाहौर और रीगल चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर क़यादत मौजूद थी और उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। शाह महमूद कुरैशी साहब, वलीद इकबाल साहब, आज़म सवाती साहब, उमर चीमा और मुराद रास और उसके अलावा काफ़ी सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। कुरैशी साहब को अटक मुंतकिल किया गया। वलीद इकबाल साहब, आज़म सवाती साहब को रहीम यार खान, उमर चीमा साहब को भक्कर भेजा गया जो साबिक़ गवर्नर पंजाब भी थे, उन्हें भक्कर शिफ्ट किया गया और मुराद रास साहब को कुछ लोगों के हमरा DG खान मुंतकिल किया गया। इन सबको दूर दूर जेलों में प्लेस करने की रीज़न क्या होगी, इकट्ठे नहीं रखना चाहती और हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये है क्योंकि और उस दफ़ा 144 के तहत इन सबको अरेस्ट किया गया और उस दफ़ा 144 में क्योंकि लाहौर में PSL और बाकी भी इवेंट लाहौर के अंदर जारी है, बड़ा क्राउड वहाँ पे भी पुल अप होता है PSL के लिए, लेकिन गिरफ्तारियाँ सिर्फ यहाँ पर ही की गई, इन्हीं की गई और दफ़ा 144 को जहाँ पे इम्प्लीमेंट का कहा गया था वहाँ पर करके इन लोगों को अरेस्ट किया गया। इन सब पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं। नूर मोहम्मद कसूरी साहब, सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट इशफाक मिर्ज़ा साहब। एडवोकेट साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अपनी बात का आगाज़ करूँगा नूर मोहम्मद कसूरी साहब से। इमरान खान साहब ने भी वीडियो लिंक से ख़िताब किया और बहुत सी बातें उन्होंने की और काफ़ी कुछ कहा इमरान खान साहब ने और ये भी कहा कि जो तहरीक हम चला रहे हैं जेल भरो तहरीक, इसकी 2 ख़ास वजूहात हैं। एक ये कि श्रीलंका में जब ऐसी सिचुएशन थी, ऐसे हालात थे, तो फिर अवाम ख़ुद से निकले और ख़ुद से निकल के उन्होंने हर चीज़ को टेकअप करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म हाउस हो, बाकी तमाम ख़ास बिल्डिंग्स हो, लोग घुस गए और घुस कर उन्होंने जलाओ गिराव किया और सिचुएशन को ऑकवर्ड
इमरान खान साहब ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी स्ट्रेटजी की वजह से अभी तक अवाम खुद से सड़कों पर नहीं निकले और कानून को खुद से हाथ में नहीं ले रहे, और वी आर द रीज़न कि अभी तक अवाम ये नहीं कर पा रहे, और हम यही चाहते हैं कि पुरअमन एहतजाज, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और कल का उनका एहतजाज रहा भी पुरअमन, और उसमें कोई ख़ास ऐसी सिचुएशंस देखने में सामने नहीं आई। जब पुलिस की प्रिजन वैन वहाँ पर आई तो खुद से ही तमाम रहनुमा उसमें चढ़े और चढ़कर उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। नूर कसूरी साहब, सर किस तरह से आप देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं कोई आईनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये एक सियासी कारकुन के तौर पे ये समझता हूँ कि जब एक आइन में एक प्रोसेस मौजूद है जी कि असम्बली चाहे अगर टूटती है या खुद मतलब चीफ मिनिस्टर की या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, तो ऑटोमेटिकली आइन ने एक तरीका कार मुकर्रर किया हुआ है कि उसके मुताबिक इलेक्शन होने, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि पिछले एक महीने से ये सिचुएशन हो रही है कि वो कोई गेंद को बाल को किसी के कोर्ट में डाल रहा है। इलेक्शन वाले कभी कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं मान रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि गवर्नर का काम है, गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किए इसलिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, कोई ना देखिए, सियासत में ये होता है कि आप कोई भी मुतालबा मनवाने के लिए एक तरीक़ाकार है पॉलिटिकल कि आप असम्बली में बात करते हैं। ठीक है, असम्बली में बात नहीं होता तो थ्रू मीडिया के बात करते हैं। मीडिया के ज़रिए बात करने के अलावा अवामी जो जलसे जुलूस ये आइन का ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टियों को और हुकूमत को दोनों को इसके लिए तैयार होना चाहिए कि अवामी एहतजाज है एक आइन का उसी तरीके से हिस्सा है जैसे लॉ मेकर्स हैं वो एक अपना तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनको भी यही इख्तियार है अवाम को। लेकिन अवाम अगर आज खुद जब एहतजाज करते हैं तो उसकी डायरेक्शन नहीं होती और उससे हमेशा नुकसान हुआ है। मैं ये समझता हूँ, मैं खुद तकरीबन मैंने 50 साल पाकिस्तान में जितनी भी मूवमेंटें चली हैं, चाहे यूब खां के ख़िलाफ़ थी, याह्या खां के ख़िलाफ़ थी, जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ थी, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी, हर में हिस्सा लिया है, जेलों में भी गए हैं, कैदें भी काटी हैं, कोड़े तो खैर मैंने नहीं खाए, लेकिन बहरहाल और भी मेरी फैमिलीज़ ने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइनी कानूनी और हर तरीके से एक मुस्तहसन काम है, कोई इसमें बल्कि गवर्नमेंट को रुकावट डालने के बजाय फैसिलिटेट करना चाहिए। हम जब लोग जेलों में जाते थे हम वहाँ ये तहिया करते थे कि इस दफ़ा हम कोई गैर आइनी काम अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए हम बेहतर कवानीन बनाएंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा मुआशरा बनाएंगे कि ताकि दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो कि पाकिस्तान में बेहतरीन जमहूरियत है, पाकिस्तान में बेहतरीन मुल्क है, रूल ऑफ लॉ के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है, रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती है। लेकिन अमूमन जब वो कहते हैं जैसे जेल से बाहर निकले और वो हम सब लोग प्रैक्टिकली भूल जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अच्छा इक़दाम नहीं है। इससे कभी कोई, जब हम आवाम की बालादस्ती की, कानून की और आइन की बात नहीं लगते तो वो फिर गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ जाएगी और फिर हमें जो जमहूरियत है, आइन की बालादस्ती और कानून, वो हमारे लिए पाकिस्तान में अजनबी बन जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें बजाय इसके कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी अजनबी बने, उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़र्ज़ है उनको ये हर सूरत में आइन के मुताबिक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और मैं ये समझता कि डायलॉग का रास्ता है जो सबसे बेहतर है और हुकूमत इस पोजीशन में होती है कि वो डायलॉग करे और डायलॉग को मैनेज करे। इसमें जमहूरियत में कानून की बालादस्ती में और आइनी जो बालादस्ती है, इसमें किसी की इज़्ज़त व अना का मसला नहीं होता। ये मुल्क की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए और जो मुआशरा उसकी बेहतरी के लिए जद्दोजहद होती है। बिल्कुल ठीक है। इशफाक मिर्ज़ा साहब, नावल
जिस तरह से आपने देखा चीफ जस्टिस साहब का सुओ मोटो एक्शन, और यहाँ पर आप समझते हैं कि ज़ाहिर है सुओ मोटो एक्शन लेना ज़रूरी था। अभी तक कोई इंतखाबात की डेट पे सेटल नहीं मामला हो पा रहा था। सदर साहब ने अंदर आकर जो है कोशिश की किसी तरह से इसको सेटल अप करें, लेकिन सदर साहब को भी खरी खरी सुना दी गई है हुकूमत की जानिब से। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना कि क्या औकात है सदर साहब की कि वो ये बात करें और इस तरह की स्टेटमेंट्स देना। सर इसके बाद ये सर सुओ मोटो एक्शन तो बनता था। इशफाक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं जिसको देखना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि आया प्रेसिडेंट डेट अनाउंस कर सकते हैं, ठीक है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको करना चाहिए, और क्यों चीफ जस्टिस ने इंटरवीन किया, क्यों वो सो मोटो ले रहे हैं। इस सारी बातों के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इसके ऊपर रिक्वेस्ट खुद की डिविजनल बेंच ने, ठीक है, चीफ जस्टिस साहब को कि आप इस पे देखें, क्योंकि ये मैटर जिस तरफ जा रहा है, पब्लिक नारकी, रेजिलियंस, पब्लिक इम्पेशेंसनेस, हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आज लगभग साल होने वाला है ये सारा मामला हुए हुए। हमारा डॉलर रेट कहाँ चला गया, हमारी करेंसी कहाँ चली गई, हमारी बाइंग पावर जो कहते हैं लोगों की वो कहाँ चली गई, चीज़ें कितनी पहुँच से ऊपर चली गई हैं, इस चीज़ का इदराक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पा रही जो पावर में इस वक्त हैं। ये सब की जिम्मेदारी है कि इस वक्त पाकिस्तान है तो हम सब हैं, ठीक है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम कोई भी उस पर नहीं है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और इसके ऊपर डिविजनल बेंच ने खुद रिक्वेस्ट की सीजे को, उन्होंने इस पर सो मोटो एक्शन लिया, और सो मोटो एक्शन लेने उनको कॉन्स्टिट्यूशन खुद परमिट करते हुए ले सकते हैं उन मैटर्स पे जो मैटर बड़े सीरियस हों। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर केयर टेकर सेटअप का काम है कि 90 डेज़, देखें इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। अगर हम आइन की कानून की बात करें तो केयर टेकर सेटअप का काम होता है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना और इनको एग्जीक्यूट करना प्रॉपरली। आज तक केयर टेकर सेटअप ने कोई डेट ही नहीं दी है, और बार बार पूछने पर उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आता है कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे, फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी इशूज़ है, सिक्योरिटी का ना होना इशूज़ हैं, बाकी तमाम इशूज़ हैं। लेकिन ये क्रिएटेड इशूज़ लग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर हर चीज़ चल रही है, यहाँ पर तो सिर्फ एक इंतखाबात का ना होना। राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट में आपको अगर बताऊं तो उन्होंने कहा है कि सूबाई और कौमी इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए हैं, और इलेक्शन से हम खौफजदा नहीं हैं, लेकिन ये इलेक्शंस इकट्ठे होने चाहिए हैं। और अगर इकट्ठे ही होने थे तो फिर केयर टेकर सेटअप को लाना और इसको प्रोलॉन्ग करना ही तो इनका पहले से ही आएगा इस इरादा था। तो क्या केयर टेकर सेटअप को आईनी तौर 90 डेज इनके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 90 दिन के अंदर इन्होंने हर हाल में करवाना है। नहीं करवाते तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है तो उसके फिर आफ्टर फैक्ट जो आपको पता ही है क्या निकलते हैं, उसके ऊपर फिर आर्टिकल खड़े होते हैं, और ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो सिचुएशन हमारी जा रही है, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई ऐसा एडवेंचर नया करें। तो इसके ऊपर सीजे ने बहुत अच्छा किया, सो मोटो लिया, और इसको डेट को इसी इंश्योर होना चाहिए सब तरफ से कि 9 अप्रैल इज़ फाइन। 9 अप्रैल वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, 50 ईयर्स हो रहे जैसे आपने बताया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको होना चाहिए, इससे बहुत चीज़ें हमारी सेटल हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि ये जी 90 डेज़ में करना ही करना है, और नहीं करते तो हमारे लिए बहुत इशूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और इस तरफ जाते हुए हम लोग चूँकि अब देखें ना, अब मैं भी यहाँ से गुजर के आया हूँ भाई माल रोड पे, और ये सारा देख के आया हूँ, तो मुझे 1 घंटा वहाँ पर स्टक रहना पड़ा, इतनी पब्लिक वहाँ अवेलेबल है। देखिए वो पब्लिक वो है जो कि उस तरह नहीं आई कि उनको बुलाया हो और उनको बिरयानी की देगों में बिठाया हो किसी ने और उसके ऊपर 2-2 हज़ार दे रहे हो, इस तरह नहीं है। वो सारे बड़े बड़े फैमिलीज़ वहाँ पर आई हुई हैं, और बहुत जमे गफ़ीर वहाँ अवेलेबल है। और कोई भी बंदा वहाँ पर देखे तो उसको समझ आनी चाहिए कि यार ये हम बहुत ज़्यादा जा रहे हैं इस टाइम प्रॉब्लम्स की तरफ इकोनॉमिकली। वैसे ही हम इस वक्त डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पहुँचे हुए हैं, और इसको सबको सेकंड करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके ऊपर आना चाहिए और इसको करना चाहिए। देखिए जो भी पावर में आएगा, हमें अभी तो नहीं पता ना कौन पावर में आता है, जो भी पावर में आता है उनका राइट बनता है वो आए सर्व करें। और ये जो इस टाइम बैकलॉग लगा हुआ है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी करने जा रहे हैं, देखिए 1 महीना तो हो चुका है, ये डेट अनाउंस हुआ है, पीछे 2 माह रह गए हैं, तो कैसे करेंगे इसको? अभी करना चाहिए, इट्स देर हो रही है और इलेक्शंस ही इस मुल्क के अंदर हल है। इमरान खान साहब ने भी आज अपने वीडियो लिंक से जो खिताब किया और उन्होंने यही कहा कि इस मुल्क में हल सिर्फ इलेक्शंस हैं, और साथ ही उन्होंने ये बात भी की कि ज़ाहिर है इस टाइम पे अवाम तकलीफ़ में हैं। कल शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव बातें भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने अवाम को एक नवीद भी सुना दी कि आप पर मज़ीद बोझ डलेगा, मज़ीद मुश्किल अभी आप पर और आएगी, न जाने ये मुश्किल कब बढ़ना कब ख़त्म होगा। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब ने आज दोबारा से
याद भी कराया। उन्होंने ये कहा कि ये वफाकी हुकूमत बनाने से पहले कहा करते थे हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे, और ऐसे ऐसे दावे करते थे। यहाँ पे जब 10 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ता था तो ये PDM इत्तेहाद, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की बात करें, शाहिद खान अब्बासी की बात करें, यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब की बात करें, तमाम सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो ये कहते थे कि 10 रुपये लीटर एक रात में अचानक से बढ़ा देना, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ये किस तरह की हरकतें करते हैं। और अब जो कुछ किया जा रहा है समझ से बालातर है। कसूरी साहब, क्या मकसद था इनका आने का? जिस तरह खान साहब कहते हैं 1100 अरब के केसेस माफ़ करवा लिए हैं और तमाम केसेस, और आज उन्होंने रेफ़र किया और कहा कि जो मकसूद चपड़ासी वाला केस था उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है उन पर एक जो है वो अरेस्ट हो सकते थे, उसके ऊपर बड़ा नज़दीक था उनका ये मामला। एकदम से सब कुछ टॉपल होना, उनका इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाना, तमाम गवाहान का हार्ट अटैक से फौत हो जाना, इवन के डॉक्टर रिजवान जो FIA के ऑफिसर थे जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनको भी हार्ट अटैक हो जाना। इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं सर, क्या आपको लगता है कि क्या इसमें कुछ आपको भी दाल में काला महसूस होता है? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, ठीक है, और मतलब है कि मैं बिला झिझक कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की ये जो बातें हैं जी, वो एक हकीकत पसंदी पर मबनी है। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने कोई भी जो ये बातें कोट की हैं इनमें कोई भी गलत नहीं है। पाकिस्तान में ये हुआ और हम तो लोग देख रहे हैं। इन चीज़, मैं खुद कई प्रोग्रामों में मुख्तलिफ जगह जाता हूँ, कई इदारों, वहाँ हमने इंस्टीट्यूशंस में जो स्पीच है वहाँ भी कहा है कि आप चश्मपोशी क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में का जो है सूरत हाल है, अब सहाफ़ियों को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अरशद शरीफ जैसा एक, मैं ये कह सकता हूँ कि एक बेहतरीन अवाम दोस्त सहाफ़ी, बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी के हार गया। इसी तरीके से और भी जो सहाफ़ी हैं कई, वो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म की परेशानियाँ भुगत रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके साथ कीमतों का देखें, एक कवर दिया जाता है कि IMF के हम प्रेशर से कर रहे हैं। ठीक है, IMF आपको ये नहीं कहता कि चीज़ों की कीमतें बढ़ाएं, बिल्कुल, वो तो ये कहता है कि IMF ने तो बल्कि इनको खुद से ही बावर करा दिया कि आप बोझ अपनी शराफिया पर डालें, गरीब अवाम पर मत डालें। साथ ही उन्होंने जो कुछ डिमांड्स की हैं और ये कहा कि 17 ग्रेड से ऊपर के तमाम अफसरान के लोकल और इंटरनेशनल तमाम एसेट्स को डिक्लेयर किया जाए। और इस बात पे जी बात यह है कि ये तो एक अलहदा है ना जो लोगों को, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा वो जो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये इनके केसेस थे जो नैब में और FI में, 1100 अरब के 5000 अरब रुपए का तो इन्होंने मईशत पे आते के साथ डाका, जब 150 रुपए इन्होंने पेट्रोलियम डीजल। साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही थी नूर मोहम्मद कसूरी साहब से, और बड़ा पॉजिटिव शो रहता है जब आपके पास कोई ऐसा किसी पार्टी का नुमाइंदा हो जो सच बात करे और सच बात पे ही एम्फेसाइज़ करे और कोशिश करे कि जिस भी, चाहे अपोजिशन पार्टी का कोई शख्स हो, जैसे इमरान खान साहब हैं, उनकी जो बातें ठीक हैं उनको ठीक कहना बड़े एक हौसले की बात है। नूर कसूरी साहब ने जिस तरह फरमाया कि इमरान खान साहब कोई गलत बात नहीं कर रहे और जो कुछ वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बातें हर सुनने वाले के दिल में उतर रही हैं। जो हालात इस टाइम पे क्रिएट हो चुके हैं, चूँकि हमारे तमाम लीडर्स जो इस टाइम पे PDM इत्तेहाद जब हुकूमत में आए थे, हुकूमत में आने से पहले उन्होंने बड़े वादे किए थे आवाम से और कहा था कि हम आएंगे तो इस बदहाल मईशत को हम आकर ठीक करेंगे। बदहाल मईशत क्या थी? 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 17 अरब डॉलर आपका फॉरेक्स रिज़र्व था, आपके पास यहाँ पे इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स हो रही थी, बिजली अवेलेबल थी, गैस अवेलेबल थी, सब कुछ था। ऐसा क्या हुआ? तजर्बाकार लोग इस मुल्क में आए और ऐसे लोग जो कहते थे हमारे पास भरपूर तजर्बाकार टीम मौजूद है, हर किस्म का तजर्बा है हमारे पास, कई बार हुकूमतें कर चुके, 3 इक़्तिदार ले चुके, उसके बावजूद जो कुछ इस मुल्क में हुआ और जो इस मुल्क की इकॉनमी के साथ हुआ, ये शायद कोई नई आने वाली पार्टी और एक बिल्कुल ही नौमौलूद पार्टी अगर ये बातें करती और कहती कि हमें तो पहली बार पाकिस्तान की सिचुएशन देखने को मिली है और इमरान खान साहब बेड़ा गर्क कर गए तो हमसे संभाला नहीं जा रहा, बात फिर भी समझ में आती थी। लेकिन व्हाट दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग नाउ, आई थिंक पीपल आर नॉट बाइंग इट। नूर कसूरी साहब सर प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। आज बात मैं कर रहा था कि आते के साथ ही जब PDM की हुकूमत आई है, इन्होंने इस कवर में कि हमें ऊपर प्रेशर है IMF का और इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस का कि आप कीमतें बढ़ाएं। अच्छा, आम आदमी होता है, उसको ये चट्ठा साहब पता नहीं लगता कि ये IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल डोनर्स हो या जो भी आपके साथ
फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते जी। हैं, वो ये नहीं कहते कि आप प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाएं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि आप अपने टैक्सेस हैं, लेवीज ठीक हैं, है। और दूसरा अपना जो टैक्स बेस है इनकम का, ठीक वो है। बढ़ाएं। ठीक है। तो इन्होंने उस कवर में 150 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाई, बिल्कुल। 140 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। उसके बाद जो ये पाम ऑयल, खुर्दनी घी है, तेल जी। है, उसकी 250 रुपए पर किलो के हिसाब से बढ़ाई। है। इसका मतलब यह है कि $1300 पर टन पर इन्होंने कीमत घी की बढ़ाई। उस वक्त जो घी की कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में, पाम ऑयल $825 पर टन उसकी कीमत थी, ठीक है। और आपने उसमें $1300 पर टन उसकी कीमत बढ़ा दी। ठीक है। जबकि देखें जो ये आप पाम ऑयल जी। है, उसके ऊपर जो लेवीज वगैरह आपने गवर्नमेंट ने सब्सिडीज वगैरह दी हुई जी। है, और उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं कि आम आदमी की वो ज़रूरत है। ठीक है। वो घी है, खाने पीने वाली चीज़ें, वो ये गवर्नमेंट इकोनॉमी, वो रेगुलेट इकोनॉमी है वहाँ, ठीक है। जहाँ आप आटा है, चीनी है, घी है, ये दालें हैं, ये आपने 250 रुपये कीमत बढ़ाई। इसका मतलब ये है, मैं खुद ओपनली ये बात कहने के लिए तैयार जी, हूँ जी। कि बात ये, जब आपने 250 रुपये कीमत बढ़ाई है तो $1300 पर टन बढ़ाई है। ठीक है। वो कहाँ गया है? उससे तो गवर्नमेंट के खजाने में कम से कम $5 अरब आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट के इसी तरीके से तेल की अगर कीमतें बढ़ाई हैं तो उससे गवर्नमेंट के 5-10 अरब डॉलर की आपने तो टैक्स लगाए हैं 3000 अरब के, जो इससे 3000 अरब का 3500 अरब रुपए का इम्पैक्ट और इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। लेकिन उसकी कीमतें उस पर भी बस नहीं किया। अब ये जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के और IMF के लोगों से मुज़ाकरात किए, मैं ये बात दावे से कह सकूँ। जी। पहली तो बात है कि हमारी जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है इस वक्त, ये इतना बांझ हो गया है, इसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का कोई बंदा है ही नहीं। ठीक है। जो कोई बेहतर तरीके से जिसको आप कह सकें कि नेगोशिएटर हो, और पूरी टीम में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए, हीरे हैं, वजीर दफा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होगा नहीं, हो चुका है। बिल्कुल उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो चुका है, और बड़ी जो है तकलीफ दुनिया में डिफेंस मिनिस्टर से बड़ा कोई ओहदेदार या ओपिनियन मेकर नहीं होता। ठीक कह रहे हैं। अब आप जहाँ ये क्या दुनिया को मैसेज गया है, सारी दुनिया के जो न्यूज़ रिसोर्सेज हैं और ओपिनियन मेकर हैं, उन्होंने उसी वक्त रेड लाइन आपकी इकोनॉमी पे लगा दी। जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। जी। अब मुझे और या चंद लोगों को पता होगा कि हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इस पोजीशन का बंदा ही नहीं है कि इकोनॉमी को, पॉलिटिकल, वो एक असिस्टेंट मैनेजर था मशरक वस्ता के किसी बैंक में। ठीक है। वो डिफेंस मिनिस्टर है। हमारा जो वजीर खजाना है इस वक्त, झूठ, फ्रॉड, फेक न्यूज़ के किसी उसकी मतलब है कि उसकी एक्सपर्टी नहीं है। ठीक है। वो आप देखें कि 5 या 6 साल बाहर रहा है, जो फरार होके गया है। जी। आपने कभी टट्ठा साहब ये नहीं होगा कि पाकिस्तान के वजीर खजाना को किसी इंस्टीट्यूशंस ने या सर हमारे तो यहाँ जितने भी वज़रा हैं, अगर किसी भी वजीर को देखा जाए तो शायद वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस सीट के लिए, इनको कोई बुलाता उनकी स्पेशलिटी नहीं है, फिर भी उन्हें पिक किया जाता है, नवाजा जाता है एक्चुअली उन्हें। ये जो है ना लोगों को, मैं क्योंकि बतौर पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल के जी, कि मेरे साथ इंडिया और पाकिस्तान के 15 मेंबर इंडिया से हैं जी, और वो तमाम लीडिंग पीपल हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के तमाम सेक्टर्स, टेक्सटाइल है, ऑटो है, डेयरी है, बैंकिंग सेक्टर, उसके तमाम मतलब सीनियर लोग मौजूद हैं। और मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें एक अभी 3-4 दिन पहले एक मतलब बल्कि एक हफ्ता ही समझ लें, गौतम अडानी साहब, गौतम शांतिलाल अडानी है, उसके इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक एक रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग में जी, कि ये इनर ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है। उसकी वजह से उसको तकरीबन कुछ 70-80 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। सर वो लॉस तो हुआ, लेकिन उसको लिंक करते हैं मोदी साहब का बहुत अच्छा दोस्त होने, बड़ा राइट हैंड होने की वजह से। देखें यहाँ पाकिस्तान में जो है ना, ये जो इनर ट्रेडिंग है, ये जितने भी एक कारोबारी बड़े बड़े आपको इदारे आएंगे, ये सब इनर ट्रेडिंग के जरिए बने। बिल्कुल। और वहाँ फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ये हुकूमत है पाकिस्तान इंडिया बिजनेस काउंसिल से, ये मामला बैठ के हमारे
साथ डायलॉग करती, 10 अरब डॉलर कोई मसला ही नहीं था कि 10 अरब डॉलर। लेकिन शायद नीयत नहीं थी यहाँ पे 10 अरब डॉलर बनाने की, अगर होती तो शायद जो हमारा 16-17 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व था उसी को बचाया जाता। अगर बढ़ा नहीं सकते थे एटलीस्ट उसको ही सेव किया जाता किसी भी तरह से। अब गौतम अडानी है जी। उसको मतलब इतना बड़ा क्राइसिस आया जैसे आपने कहा कि वहाँ का जो सिस्टम है ना इतना स्ट्रॉन्ग है, चाहे किसी को तकलीफ हो कोई अच्छा लगे। ये हिंदुस्तान में इस ब्रूटली जैसे यहाँ कि आप एक सनतकार को बैंक्स दे देते हैं, एक सनतकार को सीमेंट फैक्ट्रीज दे देते हैं जी, एक सीमेंट प्राइवेट सेक्टर के बंदे को तमाम मतलब टेक्सटाइल मिलें दे देते हैं, उसके खिलाफ इंक्वायरी तक नहीं हो सकती। 5-5 हज़ार रुपए के 4-4 हज़ार अरब रुपए के केस है, वो मतलब 3-3 साल केसों में उनकी तारीखें ही नहीं निकलती। ठीक है। लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि वो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ का रेगुलेटर है, CBI है, विजिलेंस कमीशन है या वहाँ के और इंस्टीट्यूशन है, वो उसका ध्यान ना दे और वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर तो अभी आया है, ये उसको कह सकते हैं नरेंद्र मोदी है, 5-6 साल हुए, 7 साल हो गए जी। गौतम अडानी का इस वक्त बेस है जो 30,000 उसकी थर्मल पावर है, 10,000 उसकी सोलर पावर है, उसके बाद उस माइंस है, उसके बाद उसकी पोर्ट्स है दुनिया में, कोई उसका 60 कंट्रीज में उसका बेस है, उसकी 40 बिलियन डॉलर है जो इनकम है पर नेट वर्थ आप कह सकते हैं। सर हमारी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है? गौतम अडानी साहब तो 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है उनकी कंपनी की बड़ी नेटवर्थ है। पाकिस्तान के पास पूरे इतने पैसे नहीं है हमारे फॉरेन रिजर्व में जितनी अडानी साहब की अपनी नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर थी, जो कम होकर शायद अभी भी 60 बिलियन डॉलर है। अब 60-65 बिलियन डॉलर भी है तो पाकिस्तान के पास तो खुद से इतने पैसे नहीं है पूरे मुल्क के पास। सर नहीं, हमारी इकोनॉमी का सोल्यूशन क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गौतम अडानी तो कह सकते हैं कि रैंकिंग में वहाँ दूसरे-तीसरे नंबर का बंदा है। उसके अलावा वो है जो उनको वहाँ का जैसे टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, नहीं सर वो दुनिया का दूसरे अमीर तरीन आदमी बन गए थे जब 120 बिलियन डॉलर की उनकी नेटवर्थ थी। बात यह है कि वहाँ का जो है ना जो सिस्टम है उसमें अभी इतने स्ट्रॉन्ग है कि उस 50-100 अरब डॉलर की। सर हमारे सिस्टम में हम कैसे ठीक होंगे? जरदारी साहब से जान छूटेगी, हमारे लीडर्स जो बैठे हैं इनसे जान छूटेगी तो कुछ होगा ना। देखिए बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, यहाँ का हमारा हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तमाम इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। ठीक है। पहली बात है कि अगर लॉन्ग टाइम में करना है तो आपको यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर कायम करना पड़ेगा। ठीक है। और बैलेंसिंग फैक्टर है वो ये है कि आप पब्लिक सेक्टर है उसको डेवलप करें, उसमें टाइम लगता है। मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल हमें जो शॉर्ट टर्म या कह सकते हैं मुख्तसर और करंट में अगर हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हैं, उसके साथ तिजारत हम करते हैं और उसके साथ हम मामलात को बेहतर बना दें, मैं ये समझता हूँ कि टेक्सटाइल, सीमेंट, उसके बाद हमारा तालीम, उसके बाद हमारा सेहत के शोबे और हमारा फार्मास्यूटिकल, मैं ये समझता हूँ 7 अरब डॉलर से लेकर 10 अरब डॉलर की हम सिर्फ ये 4-5 सेक्टरों में सेविंग कर सकते हैं और फौरी ये समझे कि हमें हमारी जो इकोनॉमी पर ये जो बोझ है वो कम अज़ कम अभी फौरी तौर पे हमें रिलीफ मिल सकता है। और दूसरा ये है कि हिंदुस्तान के साथ हमारे अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो वहाँ का जो सेक्टर है जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर इतना है होंगे वो हमें 10-20 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दे सकता है। उन्होंने इस साल 30 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है पुर्तगाल को, बांग्लादेश को, भूटान को, मुख्तलिफ मुमालिक को। तो मैं ये समझता हूँ मेरी भी वहाँ के जो बड़े सीनियर लोग हैं, बैंकर्स हैं, वहाँ के इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात हुई है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों तो अब जब हम दूसरे मुल्कों को क्रेडिट लाइन दे रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए भी 10-15 अरब डॉलर की हम क्रेडिट लाइन दे सकते हैं। इशफाक मिर्ज़ा साहब सर वेलकम टू यू नाउ। इस मुल्क के अंदर हल सिर्फ अदलिया के पास ही है, कई बार ये बात इमरान खान साहब ने भी की है और आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी यही कहा है कि अदलिया ही इस वक्त अवाम की उम्मीदों का मरकज़ है। लेकिन हम दूसरी तरफ PDM इत्तेहाद को देखें, मरीम नवाज़ साहिबा को देखें, शहबाज शरीफ साहब को देखें, बाकी तमाम लीडर्स को देखें तो शायद अदलिया को थोड़ा सा थ्रेट करते नज़र आ रहे हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब की बात करूँ, अताउल्लाह तारड़ साहब आज बड़ा साइड लेते हैं जहांगीर तरीन खान की, अब्दुल अलीम खान की, और ये वो लोग हैं जो बड़े बुरे लगते थे इनको, बड़े करप्ट लगते थे इनको जब तक इनके साथ नहीं थे। अब इनके साथ आ चुके हैं तो बड़ी दुहाइयाँ देते हैं वो कि इनके साथ बड़ा जुल्म हुआ जहांगीर तरीन के साथ और बड़ा कुछ किया। ओन चौधरी के बारे में जो ये कहा करते थे, आज ओन चौधरी साहब वज़ीर आज़म के एडवाइज़र
नीट आदमी है सर, इन सिचुएशन में अदलिया को प्रेशराइज किया जा रहा है सर, हाउ डू यू टेक इट? जनाब इसमें हालात ये बन गए हैं कि इत्तेदाल हसन जो खुद पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी केयर टेकर सेटअप का काम है इलेक्शन करवाना। बिल्कुल थ्रू इत्तेदाल हसन साहब हमेशा से सर ठीक बात करते हैं, सही बात पीपल्स पार्टी में होते हुए भी हमेशा उनका फोकस यही होता है कि जो बातें ठीक है वही की जाए। बिल्कुल, और उन्होंने एक बड़ी पिन पॉइंट बात की। उन्होंने कहा जी ये सेटअप बैठा हुआ है ये आईनी तौर पर सिर्फ 90 दिन के लिए बैठा है, ठीक है। 90 दिन के बाद ये हो ही गैर फाल जाएगा, तो कैसे इलेक्शन को डिले कर सकते हैं? ये कोई रास्ता इलेक्शन डिले करने का नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेशन हो जाएगी। और हालात हमारे ये हैं कि ये जो लोग जो आपने जिक्र किया अभी तातालुड़ का, ये साहब कुछ देर पहले तक तो ये अलीम खान और ये जो जहांगीर तरीन साहब है, इनको ये करते थे कि ये एटीएम मशीन से दो कब्जा माफिया है, कब्जा माफिया था, पता नहीं क्या, एक एटीएम मशीन था और एक चीनी चोर था जी। अच्छा, वो सारे के सारे जब इनसे पूछा गया रिसेंटली एक टॉक शो में, तो उन्होंने कहा नहीं ये हमने इसको बहुत डिग आउट किया, हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया, नहीं ये लोग दोनों ठीक थे। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए भी रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर, पूरे पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स का जो चीनी का कॉन्ट्रैक्ट था वो जहांगीर तरीन खान साहब की शुगर मिल्स को दिया गया, और बड़े क्लीन आदमी हो गए। अब इनके साथ मिलने पर अब उन्हें बिजनेस भी दिया जा रहा है, उनकी वो चीनी चोरी भी भूल गई इन्हें, और उस चीनी चोरी पे जो खान साहब को बुरा भला कहा करते थे वो भी भूल गया। इसका मतलब है अगर जहांगीर तरीन खान ठीक था तो फिर इमरान खान साहब भी ठीक थे। इमरान खान भी ठीक थे, और इससे बात एक वाज़ेह हो रही है, तो इसका मतलब जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये एटीएम मशीन है, तो फिर तो फैसला होगा ना कि भाई एटीएम मशीन उनको फेवर दे रही है। बिल्कुल, पहले खान को फेवर दे रहे हैं, इनको फेवर दे रहे हैं, तो ये सिर्फ अपनी नंबर गेम में लगे हुए, अपने पर्सनल बेनिफिट को वॉच कर रहे हैं। इनका इरादा इलेक्शन कराने का नहीं है। ये पूरी पीडीएम जोर लगा रही है कि इलेक्शन नहीं करवाने, बट इनको करवाने पड़ेंगे, आइन इसको इजाज़त नहीं देता। ये बहुत अच्छा हुआ कि सुमोटो एक्शन लिया गया, डायरेक्शंस आई सीजे की तरफ से, और इसको ये लेके चल रहे हैं। इससे हमारे मामला बेहतर हो जाएंगे, और एज ए पब्लिक हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, अदालतों के साथ हमें खड़े होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने थ्रेट जो इनका माजी है, इनका जी माजी में भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक करवाए। जी बिल्कुल, एवरीबडी नोस किस तरह इन्होंने किया, किस तरह इन्होंने जजेस को ब्लैकमेल भी करते रहे, सारा कुछ करते रहे, बट इट्स अ टाइम कि हम अदलिया के साथ खड़े हों, अदलिया को सपोर्ट दें, और अदलिया इसके, और देखिए इतिहास तक कितना खूबसूरत बात की उन्होंने कहा जी ये पॉलिटिकल पार्टीज की नाकामी है कि ये इलेक्शन के फैसले भी अब जाके हमारे कोर्ट्स में होंगे। बिल्कुल, तो ये हमारी नाकामी है पॉलिटिकल पार्टी, नाकामी तो है, लेकिन नाकामी हमें हर तरफ ही नजर आ रही है। और जिस तरह इमरान खान साहब अभी वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का जिक्र किया उन्होंने, और कहा बिल्कुल कि बड़े ऑनेस्ट जो है हमारे जस्टिस थे, लेकिन उनको भगाया गया नून लीग की जानिब से, और जब उनके होते वो जो कुछ किया गया, जो कुछ इन लोगों ने किया, वो दैट वाज वेरी पेनफुल। और उसका जिक्र भी किया इमरान खान साहब ने, और ये कहा कि इन्हें आज़ाद अदलिया कभी भी नहीं चाहिए, इन्हें ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड में अगर ये ऑडियो लीक्स की बात की जाए, वीडियो फ़ोन कॉल्स की बात की जाए, तो बहुत चीज़ें फ़ोन कॉल्स शहबाज शरीफ साहब की भी निकली, और बहुत सी निकली जिनमें वो कोशिश कर रहे थे सेटलमेंट्स की, और थ्रेट भी कर रहे थे, सेटलमेंट्स की कोशिश भी कर रहे थे, बहुत कुछ किया उन्होंने। और यही उन्होंने कहा कि शायद इनको आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए है, इन्हें अपनी मर्जी के बंदे चाहिए हैं जो इनकी मर्जी के फैसले दें, तो ये खुश हैं, अदरवाइज ये खुश नहीं हैं। और नून लीग ने जिस तरह से 2 जजेस का जिक्र किया कि वो 2 जज हमारे खिलाफ हैं, तो हमारा कोई केस इनको ना दिया जाए। क्या ऐसा होना चाहिए कि कोई जस्टिस आपकी फेवर में नहीं बोल रहा, आपके अगेंस्ट बोल रहा है, वो इसको ठीक समझे या गलत समझे, तो उसकी अपनी सवाबदीद है, और आप ये कहें कि हमारे केसेस इनको ना दिए जाएं कि ये बंदा बाइस्ड है, किसी को पर्सनली ऐसे बाइस्ड करार दे देना, सर ये ज्यादती नहीं है? सर ये हालात देखिए इनके क्या हो गए हैं कि एक जज या 2 जज, अभी 9 जजेस का बेंच बना ना जी, 2 जज भी अगर इनके खिलाफ इनको फील आ रहा है कि यार ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं, और इनकी स्टेटमेंट डायरेक्टली फिर उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं जी। और अब जब अपने पे बात आती है, जब खान साहब के बारे में कोई एक भी फैसला फेवर का आ गया, जो उस दिन डेट मिल गई उनको जी, अच्छा, लाडला कह दिया, अदलिया का लाडला है, पूरे का पूरा चेंज हो गया। अभी अदलिया तो मिली हुई है, उनको सपोर्ट कर रही है, बैक एंड पे उनके चैनल्स फिक्स हैं। ये अदलिया आज़ाद नहीं चाहते, इनके दौर में अदलिया आज़ाद कभी नहीं हुई, जब से ये बैठे हुए मर्जी के फैसले कराते रहे हैं। आपको याद होगा जस्टिस क्यूम साहब की वो जो सारी बातें आई थी, लीक्स हुई थी, वो सारी की सारी चीज़ें आया हैं, ये बैठ के खुद ही उनको रात को डायरेक्शन देते रहे कि जी आपने ये फैसला करना है, इस तरह चलना है, और कोर्टों को मजबूर किया इन्होंने। उनकी वीडियोस भी बनाई थी, वो तो मास्टर है ये वीडियोस बनाने के, और अब तो ये बात वाज़ेह हो गई है किस किस तरह इन्होंने किस किस की नहीं बनाई, वो जजेस के लॉन्चेस की ताकि बन गई हैं वीडियोस, सारा कुछ बन गया। ये सिर्फ ब्लैकमेलर्स हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, साथ मिलाते हैं उन पावर्स को जिन पावर्स ने फैसले करने होते हैं, उनको मिला के ये अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, जो नहीं मानता उसको ब्लैकमेल करते हैं। और ये अब अदालतों की जिम्मेदारी बन गई है कि अदालतें जिस तरह सुमोटो ले लिया गया, इसके ऊपर अदालतें सीरियस स्टांस अपना ले और इनके
देखिए इन लोगों का तो काम यही है कि इन्होंने इस तरह करना ही करना है। अब अदालतों के साथ अवाम खड़ी है, पूरी अवाम अदालतों के साथ खड़ी है और अदालतों को देख रहे हैं अब इंसाफ की उम्मीद और ये सारी चीज़ों की उम्मीद हमें अदालतों की तरफ से है। ठीक है। कोर्ट्स इंशाल्लाह इसके ऊपर करेंगी, काम करेंगी और ये जो डेट 9 अप्रैल की आ गई है और ये हतमी डेट है। इलेक्शन इस पे होंगे, इससे आगे इलेक्शन नहीं जाएंगे। अगर इलेक्शन से आगे जाते हैं तो अनारकी आएगी, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। ये नर्व्स के ऊपर हाथ रख रहे हैं और ये जो नर्व्स इस टाइम बता रही है, जो हालात बता रहे हैं, पेशेंस लोग खो रहे हैं। महंगाई ने हर बंदे का जीना हराम कर दिया है। इवन लोग बहुत जो सेटल्ड लोग थे वो भी बेचारे इस वक्त। इशफाक साहब, एक सवाल मेरा आपसे, बीइंग अ लॉयर, आपकी सर यहाँ पे लॉ की काफ़ी प्रैक्टिस है और आपने कई केसेस देखे होंगे। जो खान साहब आज जिक्र कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब के 1100 अरब के केसेस और मकसूद चपड़ासी वाला केस और तमाम गवाहान हार्ट अटैक से फौत हो गए। इवन के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे डॉक्टर रिजवान साहब वो भी हार्ट अटैक से फौत हो गए। डू यू सी कि सर ये क्या आपको नॉर्मल सिचुएशन लगती है बीइंग अ लॉयर? व्हाट इज योर एनालिसिस? नो सर, नो, ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। देखें वो डॉक्टर रिजवान साहब को देखा होगा आपने, हम तो मिले भी हुए उनसे। जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर रिजवान साहब वो एक बड़े हैंडसम और बड़े फिजिकली फिट इंसान थे। ये क्या हुआ कि एकदम उनकी तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हो गया और उनका पोस्टमार्टम ही नहीं होने दिया। इसके पीछे बैकएंड पे जाएं तो ये सारी की सारी इनकी मेलाफाइडीज इनकी हैं। ये इदारों को, इनकी हिस्ट्री है, इदारों को ये खुद चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। देखिए जो लोग जजेस को नहीं छोड़ते, जो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर सकते हैं और अपने मर्जी के फैसले करवा सकते हैं, तो उनके लिए बाकी इदारे तो छोटे हैं। कोर्ट से, अदालतों से बड़ी तो इदारा FI है, बाकी तो नहीं है ना। ये जब उनको नहीं ये देखते, उनको नहीं ये फ्री हैंड देने देते और जो जज जो भी इनके खिलाफ जाता है और फिर उसके बारे में क्या क्या ये काम करते हैं, किस तरह उसको फिर बनाते हैं। जो हमारे माजी में भी हमने देखा कि जब इनके खिलाफ फैसले आ रहे थे तो तब ये सारे वो जो लोग जो आज अदलिया की पीछे कह रहे थे कि अदलिया बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो सारे अदलिया को बुरा भला कहते रहे। कसूरी साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नौजवान कर्जा वापस, कर्जे की जो है उन्होंने इनॉग्रेशन की और कहा कि नौजवान जो हैं वो कर्जा वापस करते हैं, सरमायादार कर्जा मुआफ़ करा लेते हैं। क्या सबसे बड़े सरमायादार आज PDM इत्तेहाद के साथ नहीं जुड़े हुए कसूरी साहब? कई बात यार भी जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा है, पहले मैं सिर्फ एक पैरे का इजाफा करूँगा। सैयद सजाद अली शाह एक बहुत ऑनेस्ट जज थे। जी बिल्कुल। और सुप्रीम जिनको ऑनरेबल उनके वालिद थे रफ़ीक शाह, जब अपना मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब की असम्बली टूटी थी उस वक्त वो रजिस्ट्रार थे। उन्होंने ही एक्सेप्ट की थी वो एप्लीकेशन। उनके बड़ा बैकग्राउंड और अपराइट जज वो, हालांकि मतलब ये कहा जा सकता है उसकी बैकग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई केस आया कुछ, उसने कभी किसी को रियायत नहीं दी। जिस दिन ये हमला हुआ है, मैं और मेरा भाई, हम क्योंकि मैं साथ ही करीब ही रहता था गुलशन जनाह में, मैं और मेरा भाई भी गए थे। तो हम लोग जब गाड़ी में देखा तो हमने देखा सजाद अली शाह साहब आ रहे हैं। तो बड़ा हैरान, मैं परेशान मैं गया शायद, क्योंकि ये जब रजिस्ट्रार थे, भुट्टो साहब का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, ये रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट के, हम लोग रोज़ जाते थे इनके पास बनवाना है अंदर एंट्री जाने के लिए, ये वो। तो मेरे बड़े अच्छे मरासम थे। मैंने कहा शाह साहब खैरियत है? कहने लगा जी इस तरीके से वो एक हजूम आ गया। तो मैं अपनी गाड़ी में लेको इनको ईस्ट पाकिस्तान हाउस जहाँ ये ठहरे हुए थे पिंडी में, वहाँ इनको पहुँचाया और इनके मतलब है कि ये मतलब खुद मेरी अपनी आंखों का देखा हाल है। इनको सर, एक तो बात है ये गैर सियासी लोग हैं और हर काम को अपने मफादात के मुताबिक देखते हैं। जो इनके चाहे कारोबारी हो, सियासी हो, समाजी हो, इनके लिए पाकिस्तान कारोबार है और इनके नज़दीक जमहूरियत, आइन, कानून की बालादस्ती वगैरह बेमानी चीज़ें। इसलिए इन लोगों से जो तवक्को रखते हैं वो ये समझे कि मैं समझता हूँ कि आमकों की जन्नत में रहते हैं, कि जो ये पाकिस्तान में सोच ले कि पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए शरीफ फैमिली है, कोई थोड़ा सा भी किरदार अदा सकती। और जहाँ तक ये बात आपने कही है कि ये जो नौजवान हैं वो कर्जा वापस करते हैं, तो खुद उनकी अपनी तारीख ये है कि इन्होंने 300 करोड़ रुपया नेशनल बैंक से लिया, 20 साल तक सर ना उसकी किस्तें दी जी, ना प्रिंसिपल अमाउंट के। जब ये 2013 में हुकूमत में आते हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपना सदर मुकर्रर किया सईद काजी को, जो कि इनके साथ वो एक केस में बड़ा मशहूर हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें वो इन्वॉल्व था, उसको इन्होंने सदर बनाया और उसको ये इनके सेटल कर रहे हैं। पहली किस्त 40 करोड़ रुपए की दी,
जबकि ये 18-19 अरब रुपया बन चुका था। उसके बाद इन्होंने बाकी किस्से भी नहीं दी रीअश्योरेंस के बावजूद। पहली इनकी अपनी तारीख है, ना ये टैक्स देते हैं, ना ये लोन जो लिए हैं वो देते हैं। और पाकिस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे जो पब्लिक सेक्टर के, चाहे ऑटो के ले लें, फर्टिलाइज़र के ले लें, ये बैंकिंग सेक्टर, नेशनल जो अपना थी नेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन RDFC, पाकिस्तान के बड़े बड़े DFIs हैं, वो इन्होंने मतलब है कि उनसे बड़े बड़े लोन लिए अपने दोस्तों को, साथियों को। दोस्त साथी इनका भी कोई नहीं होता, ये जिससे पैसे लेते हैं ना, जैसे मशीनरी इन्होंने जाली के जी शुगर मिल है ना, ब्रदर शुगर मिल है, वो सप्लाई कर रही है। इन्होंने 20 शुगर मिलों को, उन लोगों को कर्जे दिए जिन्होंने इनसे प्लांट लिए थे। हालांकि हदेबिया इंजीनियरिंग ने एक प्लांट तैयार नहीं किया शुगर मिल का या सीमेंट का, उनको DFIs के जरिए कर्जा दिया। आज पाकिस्तान में एक भी ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, NDFC बैंकर्स इक्विटी और कोई भी इदारा नहीं है पाकिस्तान में। तमाम के तमाम मतलब है कि कोई मतलब है बैंक करप्ट हो गए और उन्होंने उनको मर्ज किया, और बाकी अपने साथियों वगैरह। मैं ये कहता हूँ जिन सरमायादार का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया वो शायद खुद ही हैं। मैं कहता हूँ वो इनसे बड़ा पाकिस्तान में जो है ना, ये कहा जा सकता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का, रूल ऑफ लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने का किसी का रिकॉर्ड नहीं है। नूर मोहम्मद कसूरी साहब, इशफाक मिर्ज़ा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एट माय शो। नाज़रीन, आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर अच्छे लीडर्स हमें मिले और ऐसे लोगों से जान छूटे जो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर फिर वही करते हैं अवाम का बेड़ा गर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।